वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका। आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास का मैथ, उसका थर्ड चैप्टर है, तीसरा अध्याय, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। दो बातों को समझना है, एक तो दो चर और एक रैखिक मीन्स लाइन में, और दो चर मैंने आपको पहले बताया था कि यूजुअली इंग्लिश के जो लेटर होते हैं ए बी सी से लेकर जेड तक, इसे जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो चर कहते हैं। चर यानी वेरिएबल, जिसका मान, जिसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। जैसे मन के इरादे घटते बढ़ते रहते हैं। अब जब तक आपका इरादा बदले तब तक जरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने के लिए जा रहा हूं मैं। तो बात चल रही थी लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें सबसे पहली चीज हमको पढ़ना है कि जब दो चर है तो समीकरण भी दो बनेगा। समीकरण उसे कहते हैं जिस बीजगणितीय सेंटेंस में बीच में बराबर का निशान लग जाए, उसे समीकरण कहते हैं। अगर बराबर का निशान नहीं लगा तो उसे समीकरण नहीं कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब दो चर होगा तो इक्वेशन भी एक नहीं बनेगी। कितनी इक्वेशन बनेगी? दो इक्वेशन बनेगी। जब दो इक्वेशन बनेगी तो पहला काम क्या सीखना है कि इक्वेशन बनती कैसे है। सवाल दो टाइप से एग्जाम में आता है। कभी तो ऐसा आता है कि इक्वेशन बनी हुई है और आपको उसका आंसर ज्ञात करना है, और कभी ऐसा होता है कि इक्वेशन बनी नहीं है, स्टेटमेंट है, कथन दिया गया है, और उस कथन के अनुसार एज पर स्टेटमेंट आपको आंसर निकालना होता है। तो आंसर निकालेंगे कब? जब इक्वेशन बनेगी तब, जब समीकरण बनेगा तब। तो पहला काम, समीकरण कैसे बनाते हैं। सब कुछ शुरू होता है मानने से। अगर आप मान लेंगे कि हमें टॉपर बनना है, आप मान लेंगे हमको 450 पार करना है, आप मान लेंगे हमको 400 पार करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इफर्ट लगाएंगे, ताकत लगाएंगे सही दिशा में, तब तो आप टॉपर बनेंगे, तब तो आप 450 पार करेंगे, तब तो आप 400 पार करेंगे। तो पहला काम यहां पर क्या है? मान लेना। यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, बल्ला है और गेंद है। स्टेटमेंट क्या है? 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, और फिर बाद में एक बल्ला और 3 गेंदे 1300 रुपए में ली गई। ठीक है, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, दो सामान है, एक है बल्ला और एक है गेंद। दोनों को अलग अलग मान लेंगे। माना कि प्रत्येक यानी एक बल्ले का क्रय मूल्य, क्रय यानी खरीदना, बराबर रुपए एक्स, और एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर रुपए वाई। सबसे पहले तो मान लिया कि माना कि एक बल्ला एक्स रुपए में खरीदा गया और एक बॉल वाई रुपए में खरीदी गई। अब हम लिखेंगे कथनानुसार, यानी कि कथन के अनुसार। हम जो लिख रहे हैं वो अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। अपने मन से हमने ये लिखा कि माना कि एक बल्ले का क्रय मूल्य एक्स रुपए और एक गेंद का क्रय मूल्य वाई रुपए, ये हमने अपने मन से लिखा। अब इसके आगे हम अपने मन से नहीं लिखेंगे बल्कि कथन के अनुसार लिखेंगे। कभी कभी हम यहां पर प्रश्नानुसार भी लिखते हैं, या अंग्रेजी में लिखना है, इंग्लिश में, तो आप लिख सकते हैं एज पर स्टेटमेंट। याद रहे, दोनों बातें नहीं लिखनी है, या तो हिंदी में लिखिए और या तो इंग्लिश में लिखिए। कथनानुसार क्या कथन है? 3 बल्ले और 6 गेंद। एक बल्ला एक्स रुपए का, तो 3 बल्ला कितने का? 3 गुणा एक्स, यानी 3x रुपए का। 6 गेंद, एक गेंद कितने की? वाई रुपए की, तो 6 गेंद कितनी? 6 गुणा वाई। एक गेंद अगर 20 रुपए की है तो 6 गेंद कितने की आएगी? 20 छक्के 120, 20 को 6 से गुणा कर दिया। तो इसी तरह यहां y को 6 से गुणा कर दिया, 6y की। और जब दोनों को जोड़ दिया, यानी बल्ले का मूल्य प्लस गेंद का मूल्य,
तो ये हो गया 3900 रुपए, 3900 रुपए। अब यहां पर एक लाइन खींच सकते हैं आप और लिख सकते हैं 1। ध्यान रहे ये लाइन छोटी नहीं खींचेंगे, इतनी सी लाइन नहीं खींचेंगे, वरना क्या समझा जाएगा कि माइनस लगा दिया गया है। ये नहीं खींचना है, लंबी लाइन खींचेंगे थोड़ा। इस स्टेटमेंट नंबर जो था उसका इक्वेशन का वो 1 था। फिर क्या कहा, बाद में एक बल्ला, तो एक बल्ला यानी एक एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स। और दो गेंदे, सॉरी 3 गेंदे, तो एक गेंद वाई की, तो 3 गेंद कितने की, 3 गुणा वाई, 3 वाई की। और दोनों के मूल्य को जोड़ दिया तो कितना आया, 1300 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बहुत इजी है, समीकरण बन जाएगा। तो उसको हल करने की कई विधियां हैं, 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हमने ये सीखा है कि समीकरण बनता कैसे है। समीकरण हमने बना दिया। अब इसमें एक चीज और समझना है, इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। याद कीजिए पिछले चैप्टर में इस तरह की इक्वेशन थी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह की थी इक्वेशन। तो उसमें जो इसको गुणा करता था उसे हम क्या कहते थे, ए, और जो इसको गुणा करता था उसे क्या कहते थे, बी, और इसको कहते थे सी। मैंने आपको याद दिला दिया। लेकिन यहां पर ए बी सी अलग है। इसमें जो पहले चर को, एक्स जरूरी नहीं, हम तो जेड मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं, एम मान सकते हैं, एल मान सकते हैं, ए से जेड तक हम कुछ भी मान सकते हैं। तो जो पहला चर है उसको जो गुणा कर रहा है उसे कहते हैं ए, दूसरे चर को जो गुणा कर रहा है उसे कहते हैं बी, और जहां पर चर लगा हुआ नहीं है उसे कहते हैं सी। फिर समझ लीजिए, पहले चर को, पहले वेरिएबल को जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसे हम ए कहते हैं, दूसरे वेरिएबल को जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसे हम बी कहते हैं, और जहां पर वेरिएबल है ही नहीं, नंबर है, कांस्टेंट है बिल्कुल से, उसे हम कहते हैं सी। लेकिन ये एक इक्वेशन तो है नहीं, 2 है। तो जब 2 है तो पहले वाले को कहेंगे A1, B1, C1, और जो दूसरा है उसे कहेंगे A2, B2 और ये रहा C2। अब आप देखिए A2 में तो चर है, नंबर तो बगल में दिख ही नहीं रहा है कोई, तो जब कोई नंबर नहीं हो तो क्या माना जाएगा, 1। कोई कहे बोले प्लेट ले आओ, अब कितनी प्लेट आप लाएंगे, उसने कहा प्लेट ले आओ, कितनी प्लेट लाएंगे, 1। कहेगा अगर 2 प्लेट लाओ तो 2, कहेगा 4 प्लेट लाओ तो 4, लेकिन जब सिर्फ ये कहेगा कोई प्लेट ले आओ तो क्या माना जाएगा, 1 प्लेट लाने के लिए कहा गया। बिल्कुल इसी तरह जब x लिखा गया, x के बगल में कोई नंबर नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि 1 है, वहां पर 1 है, क्या है, 1। तो अब अगर इसको लिखा जाएगा A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2, तो कैसे लिखा जाएगा, A1 है 3 और A2 कोई नंबर नहीं तो क्या है, 1, B1 क्या है 6 और B2 क्या है 3 और C1 क्या है 3900, 3900, और C2 क्या है 1300। फिर समझ लीजिए हमने अभी क्या सीखा, इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। इक्वेशन बनाने में सबसे पहले यह देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, सामान क्या है। यहां पर सामान है बल्ला और गेंद, तो हमने एक बल्ले का क्रय मूल्य माना यानी कितने में खरीदा गया, और एक गेंद का क्रय मूल्य माना कि कितने में खरीदा गया। हमने x और y माना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यही मान लिया जाए। उसके बाद एज पर स्टेटमेंट, कथन के अनुसार, कथनानुसार हमने लिखा कि कितने बॉल और कितनी गेंदें कितने में ली गई, और दोबारा कितने बॉल और कितनी गेंदें कितने में ली गई, यह हमने दोबारा लिखा। तो पहले वाले को नंबर 1 डाला, दूसरे वाले को नंबर 2 डाला। उसके बाद हमने जाना कि A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है। जो ऊपर में है उसमें सब में 1 1 लगेगा, और जो नीचे में है सब में 2 2 लगेगा।
तो ए कहां लगेगा? जो पहले चर को गुणा कर रहा है, पहले वेरिएबल को। यहां पहला वेरिएबल क्या है? एक्स, तो जो एक्स को गुणा कर रहा है। दूसरा वेरिएबल क्या है? वाई, तो जो उसको गुणा कर रहा है उसको बी कहते हैं। और जहां कोई वेरिएबल नहीं हो उसे क्या कहते हैं? सी। तो अगर लिखा जाएगा a1/a2 तो लिखा जाएगा 3/1। अगर कहा जाए b1/b2 तो कहा जाएगा 6/3। अगर कहेंगे कि c1/c2 तो कहेंगे 3900/1300। अब इस चैप्टर में जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्राफ। ग्राफ कहते हैं उसको। ग्राफ जो है ये सबसे इजी है। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इजी चीज है वो क्या है? ग्राफ है। ग्राफ के अंदर में इस तरह से दो लाइन, दो रेखाएं होती हैं। जो सोई हुई है ऐसे समझ लीजिए वो एक्स है, और जो खड़ी हुई है वो वाई। बड़ा आसान तरीका। जो ऐसे सोई है वो क्या है? एक्स, और जो ऐसे खड़ी है वो क्या है? वाई। जहां पर एक्स और वाई एक दूसरे को काटते हैं वहां पर जीरो होता है हमेशा। क्या होता है? जीरो। जीरो के इधर भी नंबर्स होते हैं और इधर भी होते हैं। जीरो के ऊपर भी होते हैं और जीरो के नीचे भी होते हैं। तो जीरो के जो राइट हैंड में दाएं तरफ में होते हैं वो प्लस होते हैं। यूजुअली हम साफ साफ काम राइट हैंड से करते हैं। किसी से लेना, किसी को देना, यूजुअली लिखने का काम सब राइट हैंड से करते हैं। वैसे कुछ लेफ्टीज भी होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जीरो से राइट हैंड पे है वो प्लस है, और जो लेफ्ट हैंड पे है वो क्या है? माइनस है। हम किसी को बोलेंगे आपको 5,000 रुपए मिले, मेरा हाथ देखिए क्या बोल रहा हूं, आपको 5,000 रुपए मिले। अब हाथ कहां गया? ऊपर। हाथ कहां गया? ऊपर। मिले, आए, प्लस हुआ तो उसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। फिर हम क्या कहेंगे अगर नुकसान हो जाए तो? मेरा तो नुकसान हो गया। देखिए हाथ कहां चला गया? मेरा तो नुकसान हो गया। कहां चला गया हाथ? नीचे। कहां चला गया? नीचे चला गया हाथ। तो जीरो से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपने मेरा नुकसान तो नहीं किया ना? लाइक कर दिए ना वीडियो को कि नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ऊपर गए तो प्लस और नीचे आए तो माइनस, राइट में गए तो प्लस और लेफ्ट में गए तो माइनस। अब ये दो लाइन की वजह से ये जो प्लेन है, कोई भी प्लेन, अभी तो मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप कॉपी पे भी लिखेंगे, किसी पन्ने पे भी लिखेंगे, किसी दीवार पर भी बनाएंगे, तो ये दोनों लाइन की वजह से वो प्लेन, वो जो सतह है वो चार भाग में बढ़ जाती है। देखिए एक भाग ऐसे इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। हर भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश क्या होता है? दाएं तरफ ऊपर वाला, दाएं तरफ ऊपर वाला, इसके दाएं तरफ ऊपर वाला, ये पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट। अब यहां से सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो कैसे नापेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होता है? घड़ी की सुई कैसे घूमती है? इधर से ऐसे घूमती है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे इसका मतलब जिधर घड़ी की सुई घूमती है वो नहीं, एंटी, उसका उल्टा, यानी ऐसे। तो ये फर्स्ट है, तो ऐसे ये क्या हो गया? सेकंड। और ऐसे ये क्या हो गया? थर्ड। और ऐसे ये क्या हो गया? फोर्थ। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है सिर्फ ग्राफ के जनरल नॉलेज से, 3 नंबर का। यह भी एक सवाल आता है कि एक निर्देशांक दिए रहते हैं, एक कोऑर्डिनेट दिया रहता है और पूछा जाता है कि ये किस चतुर्थांश में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है। बड़ा आसान तरीका है पता लगाने का। नंबर क्या है उसको देखने की जरूरत नहीं, बल्कि नंबर का जो साइन है, जो निशान है, उससे पता चल जाता है। देखिए पहले चतुर्थांश में क्या होगा? x भी प्लस और y भी प्लस, दोनों प्लस। समझ जाना है कि ये पहले चतुर्थांश में है।
नंबर 5 है, 9 है, 12 है, 15 है, 3 है, पौने 4 है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसका निशान अगर x का और y का, पहला जो नंबर होता है वो x का रहता है और बाद वाला नंबर y का रहता है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। पहला नंबर रहता है x का और बाद वाला रहता है y का। तो अगर दोनों प्लस में है तो पहले चतुर्थांश में है। अच्छा, यहां अगर आ जाएंगे तो x क्या है, क्या है, ये माइनस है और y कौन सा है, प्लस है। यानी पहला नंबर माइनस में और दूसरा नंबर प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर लिख दिया जाए इसको 3, 5, दोनों प्लस है, पहले चतुर्थांश में है। इसमें अगर कहा जाए -4, 1, तो x माइनस में आ गया और y किस में आ गया, प्लस में, तो ये दूसरा हो गया। इसमें क्या होगा, x भी माइनस और y भी माइनस, यानी माइनस माइनस। देखिए 3 नंबर का सवाल है, मामूली बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, है ना। वीडियो को आगे आगे भगा के देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। x भी माइनस और y भी माइनस, तो दोनों माइनस है, तो कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश ऐसे आता है लिखा हुआ, ये तीसरा हो गया। इसमें मान लीजिए नंबर ऐसा आ सकता है -1, -5, दोनों माइनस है। नंबर क्या है उस पर दिमाग नहीं लगाना है, निशान माइनस माइनस, यानी कि तीसरा चतुर्थांश। चौथे में क्या होगा, x है प्लस और y है माइनस, x है प्लस और y है माइनस। फॉर एग्जाम्पल 4 - 8, x के साथ प्लस और y के साथ माइनस। क्या क्या समझा आपने। ऐसे जो लाइन सोई है वो x है, ऐसे जो लाइन खड़ी है वो y है। जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं वहां क्या रहता है, 0। 0 के दाएं तरफ प्लस और 0 के ऊपर भी प्लस, 0 के बाएं तरफ माइनस और 0 के नीचे भी माइनस। ठीक है, अब ये 4 भाग में बट गया, तो दाएं तरफ ऊपर वाला पहला चतुर्थांश और वहां से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के उल्टा घूमना है, ऐसे। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कोऑर्डिनेट यानी कि जब भी उसके नंबर्स लिखे जाते हैं किसी पॉइंट के, तो पहला x होता है और बाद में y। तो पहले चतुर्थांश में x भी प्लस और y भी प्लस, दूसरे में x माइनस लेकिन y प्लस, तीसरे में x भी माइनस y भी माइनस और चौथे में x प्लस लेकिन y माइनस। यहां प्लस प्लस, यहां माइनस प्लस, यहां माइनस माइनस और यहां प्लस माइनस। एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ऑब्जेक्टिव में ही ये सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आ गया, बात समझ में नहीं आ रही है, क्या करेंगे, एक रफ पेज आपको बनाना है, आपको एक रफ पेज बनाना है। ये भी तरीका हम आपको अंतिम दिनों में सिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ कि किस तरह से पेपर देना है आपको। तो जो रफ पेज आपका होगा उस पर जल्दी जल्दी ऐसे 2 लाइन खींच लेंगे, इसको x लिखेंगे, इसको y लिखेंगे और यहां पर लिख लेंगे प्लस प्लस माइनस प्लस। यही से ढूंढ लेंगे कि पहला चतुर्थांश है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। अब एक बात क्या पढ़ना है हमको कि ग्राफ बना हुआ है और उसमें पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट बना हुआ है, जैसे ये पॉइंट बना हुआ है, जैसे ये पॉइंट है और जैसे ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट के निर्देशांक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे, गौर से देख लीजिए। पहले x फिर y, ये बात तो ध्यान में है आपको। इस पॉइंट में x की तरफ आएंगे तो कितना है, 6 और y की तरफ जाएंगे तो कितना है, 2, तो ये बन गया 6, 2। एक और देख लीजिए इसको, पहले x की तरफ कितना आया, -5 और y की तरफ कितना गया, 3, ये हो गया -5, 3। इस पॉइंट को देख लीजिए, x की तरफ कितना गया, -3 और y की तरफ कितना गया, -1। बहुत इजी है। इसको देख लीजिए, x की तरफ कितना गया, 3 और y की तरफ कितना आया, -4, हो गया। आपको ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए मात्र आपको ये निशान लगाकर बताया, अन्यथा इस निशान को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस निशान को रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। किसी भी पॉइंट्स के जब कोऑर्डिनेट लिखने हो, जब उसके निर्देशांक लिखने हो, तो देखना है कि x की तरफ कहां जाता है,
और वाई की तरफ कहां जाता है। अच्छा, पॉइंट्स पहले से दिए हुए हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बना के रखा है, पॉइंट्स पहले से दिया हुआ है, अब उसको इस पर लगाना है, वो भी बड़ा आसान काम। 5 4 यानी x पे 5 तो ये 5 और y पर 4 तो ये 4, तो इसको बढ़ा के यहां ले जाइए और इसको बढ़ा करके यहां ले जाइए, जहां पे कट हो रहा है वही है। ऐसा निशान लगाने की आपको जरूरत नहीं है, इस तरह से आपको ये मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया आपको कि 5 और 4 कहां पर होगा। देखिए यहां से इधर आएंगे तो 5 और यहां से इधर जाएंगे तो 4 हो गया। एक और है -4 -3, ये देखिए -4 x पर और -3 y पर, ये ऐसे 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 ये हो गया -4 -3 बन गया आराम से। बात समझ में आ गई। पहले x की तरफ देखना है और तब फिर y की तरफ देखना है, और इस तरह से निर्देशांक किसी भी ग्राफ पर आप बना भी सकते हैं, और अगर पहले से पॉइंट लगा हुआ है तो आप उसके निर्देशांक लिख भी सकते हैं।